Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 7th history chapter 4 the Mughals 16 to 17th century. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और चैप्टर को इजी से इजी कर दूं। मैं सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट कर देती हूँ चैप्टर, पार्ट्स में नहीं बनाती हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार पोपटलाल रेड फोर्ट देखने दिल्ली गया तो उसने बोला कि वाओ कितना सुंदर है ये रेड फोर्ट। तो इतने में ही चीकू बोलता है, अरे तू तो पागल है, दिल्ली में थोड़ी ना है रेड फोर्ट, आगरा में है। तो अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है इस बात को लेके कि दिल्ली में है रेड फोर्ट और चीकू बोलता है नहीं आगरा में है रेड फोर्ट। अब ये दोनों बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें प्रिया मैम से ही मिलेगा, चलो चलते हैं प्रिया मैम की क्लास में। तो प्रिया मैम बताती हैं, मेरे प्यारे बच्चों रेड फोर्ट दो ही है, दिल्ली में भी है और आगरा में भी है और दोनों ही रेड फोर्ट मुगल्स ने बनवाए हैं। अब डिटेल में मैं तुम दोनों को अच्छे से समझाऊंगी इस चैप्टर को, तो लेट्स स्टार्ट। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अभी तक के चैप्टर्स में हमने देखा था कि बहुत अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे, कोई सुल्तान, कोई तुगलक। अब आए थे मुगल्स और मुगल्स ने सबका सफाया कर दिया था कि अब हम रूल करेंगे इंडिया में। क्या आपको पता है जो दिल्ली में रेड फोर्ट है वो भी मुगल एम्परर का घर हुआ करता था किसी टाइम पे। आज तो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ पे सब लोगों को भाषण देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये रेड फोर्ट की फिगर है। इंडिया कितना बड़ा है और यहाँ पे रूल करना तो बहुत ही मुश्किल है किसी का। तो मुगल्स ने कैसे कैसे रूल किया था, और इंडिया पे ही नहीं, उसके जो आसपास के एरिया है ना, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये भी सब पहले इंडिया में ही आता था। तो इसे बोला जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब जो आसपास का एरिया है इंडिया का, वो भी। तो वहां पूरे में मुगल्स ने रूल किया था। जबकि सोचो, सबका अलग अलग कल्चर था, लोगों का अलग अलग रिलीजन थे, उन सबको एक करना और सबके ऊपर रूल करना कितना बड़ा टास्क था। मुगल्स के जो प्रीडिसर्स थे यानी कि पूर्वज थे, और जो लोग अभी तक रूल करते आ रहे थे, वो तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रूल कर पाए थे, लेकिन मुगल्स ने बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रूल किया था इंडिया में। अपना किंगडम इन्होंने पूरा आगरा, दिल्ली में एक्सपैंड, फैला दिया था, और बाकी जो सब कॉन्टिनेंट एरिया था ना, वहां भी इन्होंने अपना रूल कर लिया था। रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आइडिया कहाँ से आएगा? तो जो पहले लोग रूल करते थे ना, उनका इन्होंने आइडिया चुरा लिया कि उनकी तरह ही हम अपना शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे अच्छे से। मुगल से पहले जो रूल करते थे, मुगल्स ने उनकी पॉलिटिकल लेजेसी को इग्नोर नहीं किया। पॉलिटिकल लेजेसी यानी कि जैसे वो रूल किया करते थे, जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी चीजें उनकी थी, उनको उन्होंने इग्नोर नहीं किया। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये लोग भी यहाँ पे रूल करने लग गए थे इंडिया में। आपने देखा होगा दिल्ली के रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर सबको एड्रेस करते हैं, तो वो भी मुगल एम्परर का एक टाइम पे घर था। रेजिडेंस मतलब होता है घर। हु वर द मुगल्स? मुगल्स थे कौन? अब जो इनकी मदर थी ना, वो चेंगिस खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि एक मुगल रूलर था। और जो इनके फादर थे, वो एक ईरान और इराक के रूलर थे, जिसको आजकल बोला जाता है टर्की। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो मुगल्स की मदर थी ना,
वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी और जो उनके फादर थे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अब आपको आंसर पता चल चुका है कि मदर की साइड से वो चेंगिस खान की फैमिली से बिलोंग करते थे और फादर की साइड से वो तिमूर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब मुगल्स ने बोला कि हमें मुगल या मंगोल मत बोला करो, क्योंकि जो हमारी मदर थी ना वो चेंगिस खान की फैमिली से बिलोंग करती हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे पूरे चाइना पे। चेंगिस खान अच्छे नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ही लोगों को सताया था, मारा था और उज़्बेक से भी उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई थी। लेकिन जब कोई उन्हें ये बोलता था कि आप तिमुरिड हो क्या, यानी कि तिमूर फैमिली से बिलोंग करते हो क्या, तब वो बहुत प्राउड करते थे, क्योंकि तिमूर फैमिली जो उनके फादर की साइड की फैमिली थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने किसी पे भी अत्याचार नहीं किए थे और उन्होंने दिल्ली पे भी कैप्चर कर लिया था 1398 में। एंसेस्ट्री मीन होता है कि वंश, कि हम इस वंश से बिलोंग करते हैं, हमारे वंश में ये होता था वो होता था। तो आपको मैं साथ साथ वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी इस चैप्टर के। डिसेंडेंट्स मीन होता है संतान और लाइनेज मीन होता है खानदान, कि आप कौन से खानदान से बिलोंग करते हो या आपकी जाति क्या है, उसको बोलते हैं हम लाइनेज। मुगल मिलिट्री कैंपेन, अब देखो इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे वो बाबर थे। इसको हमें अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था। और इन्होंने फरगना पर पूरा कैप्चर कर लिया था, एक एरिया था फरगना, वहां पे इन्होंने पूरा रूल किया था 1494 में, जब ये 12 ईयर ओल्ड थे। सोचो इतने छोटे थे, सिर्फ 12 ईयर्स के थे। तो ये जो डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर लिखना होगा। तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर स्टोरी फॉर्म में बता रही हूँ, तो वो अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना है और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप स्टोरी अच्छे से लिख सके। इन्होंने मंगोल का एक ग्रुप था उनसे भी लड़ाई करी थी, जिनको बोला जाता था उज़्बेक, जिनकी मतलब पहले से इनकी ऑलरेडी इनसे लड़ाई थी उज़्बेक से, लेकिन फिर दोबारा से फाइट हो रही थी तो ये लोग हार चुके थे उज़्बेक से। अब इन्होंने काबुल में भी अटैक किया मुगल्स ने और वहां पे जीत गए थे 1504 में। अब ये आए दिल्ली में, दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी था ना उनको हरा दिया था इन्होंने 1526 में, और दिल्ली और आगरा पे अपना पूरा कैप्चर कर लिया था। तो आपको बस ये लर्न करना है कि बाबर ने किस किस को हराया और बाबर किस किस से हारा था। तो बाबर ने कहाँ कहाँ पे कैप्चर किया था, फरगना में और काबुल में और दिल्ली और आगरा वाले एरिया में। लेकिन वो मंगोल ग्रुप जो था उज़्बेक का, वहां पर वो अपना रूल नहीं कर पाया और उन लोगों से हार गया था। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो मुगल की आर्मी है वो कैसे कैंपेन कर रही है, लड़ने के लिए कैसे एकदम तैयार खड़ी है। बाबर की लड़ाई जब इब्राहिम लोदी से हुई थी पानीपत के अंदर, तो उसने बहुत सारी तोपों का यूज किया था। आप देख सकते हैं इस फिगर में कितने सारे लोग हैं और ये तोप का यूज कर रहे हैं, कैनन्स बोलते हैं तोप को। तो फर्स्ट टाइम बाबर ने ही इसका यूज किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तब जाके दिल्ली और आगरा वाला एरिया कैप्चर किया था बाबर ने। आप इस मैप में देख सकते हैं ये पूरा डेक्कन वाला एरिया है। तो अब जब भी इस चैप्टर में बात करूंगी ना डेक्कन की, तो आपको माइंड में यही याद रखना है कि इस वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब कि जो राजा का बेटा राजा होता था तो वो किस टाइप से चलता था मुगल्स में, वो देखेंगे हम। यहाँ पे दो वर्ड बताए गए हैं, प्राइमोजेनिचर और कॉपेंसेनरी। प्राइमोजेनिचर मतलब होता है कि जो भी राजा का बड़ा बेटा होगा वो ही राजा बनेगा, लेकिन कॉपेंसरी के अकॉर्डिंग सभी जितने भी बेटे हैं राजा के सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जो भी जायदाद दी जाएगी वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मुगल्स जो थे वो कॉपेंसेनरी वाला जो रूल था वो फॉलो करते थे, यानी कि जितने भी बेटे हैं ना सब में इक्वली सब कुछ वो डिवाइड करते थे। मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर, मुगल्स के और रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन थे वो हम देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो मुगल्स थे ना वो राजपूत की विमेंस के साथ शादी कर लिया करते थे। जैसे कि जहांगीर की जो मदर थी वो एक राजपूत थी, वो एक प्रिंसेस थी कछवा की, और जो शाहजहां की मदर थी वो भी एक राजपूत थी जो राठौर प्रिंसेस थी। मुगल्स के रिलेशन काफी अच्छे रहते थे अदर रूलर से, तभी तो राजपूत वगैरह शादी कर लेते थे मुगल से। लेकिन कुछ राजपूत ऐसे होते थे जो मुगल्स को लाइक नहीं करते थे, जैसे सिसोदिया राजपूत।
मुगल्स जहाँ पे भी अपना कैप्चर करते थे, जहाँ पे भी अपना कब्जा करते थे, उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और कहते थे कि हमारा राज्य चलेगा यहाँ पे, लेकिन जो लैंड है, जो एरिया है, वो तुम्हारा ही है, यहाँ का जो टैक्स है वो तुम ही लो। तो उसे बोला जाता था वतन जागीर, यानी कि जो भी लैंड है वो तुम लोगों का ही है। तो एक तरीके से उन लोगों की रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, अब जो भी मुगल्स के अंडर में होते थे ना, चाहे वो अफगान हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, मराठा हो, और भी कोई ग्रुप हो जो हार चुका है और मुगल से बोल रहा है कि चलो जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, तो मुगल्स उनको एक सर्विस प्रोवाइड करवाते थे कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हें एज अ मनसबदार ट्रीट किया जाएगा, तुम्हें नाम दे दिया जाएगा कि तुम सब क्या हो, मनसबदार, क्योंकि तुम हमारे अंडर में काम कर रहे हो। अब जो भी पर्सन होता था मनसबदार के अंदर, उसको बोला जाता था कि मनसब, मनसब यानी कि एक रैंक दी जाती थी कि आप फर्स्ट रैंक पे हैं, आप सेकंड रैंक पे, आप थर्ड रैंक पे हैं। तो मनसबदार में जितने भी लोग होते थे उन सबको एक रैंक दी जाती थी और उन्हें बोला जाता था मनसब। मनसब और मनसबदार की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अब जो भी पर्सन हुआ करते थे मनसबदार में, तो उनको किस अकॉर्डिंग पोजीशन दी जाती थी, किस अकॉर्डिंग रैंक दी जाती थी, तो वो मुगल डिसाइड करते थे कि इसको फर्स्ट रैंक दे दो, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ऐसे करके। और उनको सैलरी भी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाती थी और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी उनकी कि मिलिट्री में तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, या फिर मतलब जो भी उनका होता था मिलिट्री में वो सारा कुछ मुगल्स ही डिसाइड करते थे। और जो भी इनको सैलरी दी जाती थी, उस सैलरी का जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उस सैलरी की, उसको बोला जाता था जात। इस वर्ड को भी अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है कि जात क्या होता था। तो जितनी ज्यादा जात होती थी उतना ही ज्यादा उन लोगों को माना जाता था कि ओहो, इसकी सैलरी इतनी ज्यादा है, इसकी जात इतनी ज्यादा है, तो ये तो बहुत अच्छी रैंक पे है। अब मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिलिट्री को अच्छे से रखे। अब मिलिट्री को अच्छे से रखना पड़ेगा, तो जो कैवलरी मैन होते हैं, जो घुड़सवार पूरी मिलिट्री होती है, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसे के लिए क्या करते थे मुगल्स, कहते थे हम तुम्हें एक लैंड देंगे, उस लैंड में से तुम टैक्स कलेक्ट करो, यानी कि उसमें जो फार्मर्स काम करेंगे ना, उनसे तुम टैक्स कलेक्ट करो और अपनी मिलिट्री को अच्छे से रखो, यानी कि उनको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, या फिर कुछ भी टेक केयर करनी है तो उस पैसे से करो। तो उस सिस्टम को बोला जाता था जागीर। जागीर का मतलब मैं दोबारा से बता रही हूँ कि कोई एक लैंड है, वहां पे बहुत सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं, तो मुगल्स ने बोल दिया है कि ये लैंड अब तुम्हारा है मनसबदार, तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और अपनी मिलिट्री को अच्छे से सैलरी प्रोवाइड करो। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इक्ता सिस्टम भी यही होता था, तो यहाँ पर इक्ता सिस्टम को जागीर बोला गया है। मनसबदार खुद नहीं जाते थे, अपने सर्वेंट को भेजते थे कि तुम जाओ और उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करके लाओ। अकबर का जब शासन था तो ये मनसबदारी सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था और जागीर वगैरह का जो भी सिस्टम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि मनसबदार बहुत ज्यादा हो गए थे और जागीर, जो लैंड था जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता था, वो थोड़ा कम था, तो इसलिए सैलरी मिल नहीं पाती थी मिलिट्री के जो जितने भी लोग होते थे। तो अब यहाँ पे हो रही थी गड़बड़, शॉर्टेज होती जा रही थी पैसों की। तो जितने भी मनसबदार होते थे वो फोर्स करते थे जो भी पीजेंट काम कर रहे होते थे लैंड पे, जागीर यानी कि जो लैंड दी होती थी मुगल्स ने, उस लैंड पे वो जो पीजेंट काम करते थे तो उनको फोर्स करते थे कि तुम ज्यादा ज्यादा हमें टैक्स दो, हमें टैक्स नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम कैसे अपने मिलिट्री को रखें। तो औरंगजेब इस चीज से बहुत परेशान था, क्योंकि जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे इन सब चीजों की वजह से। पीजेंट यहाँ फार्मर को बोला गया है, उन पे अत्याचार होता जा रहा था। जब्त एंड जमींदार्स, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सारा पैसा तो पीजेंट से ही आता था, फार्मर से ही आता था। अब सारा पैसा आ नहीं रहा था, तो फिर अब जो मुगल से उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, इस मनसबदारी सिस्टम को हटाओ और अब एक नया सिस्टम लेकर आते हैं जमींदार। जमींदार मतलब कि जो भी फार्मर से पैसा कलेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लोकल हेडमैन हो या विलेज का कोई पर्सन हो या चीफटेन हो या कोई इंटरमीडिएट पर्सन हो, उसको जमींदार बोला जाएगा और वो पैसा लाके सीधा मुगल्स को देगा। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल था। टोडरमल ने बहुत अच्छे से सर्वे किया था हर क्रॉप ईल्ड का। उसने देखा कि जितना लैंड है उसमें से जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जितना ज्यादा पैसा आ रहा है, उतना ज्यादा लिया जाए।
जैसे कि कोई एक छोटा सा लैंड है, वहां पर तो क्रॉप ग्रो ही नहीं हो रही है। अब क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है तो जो पीजेंट है, जो फार्मर है, वो कैसे दे पाएंगे पैसा? वो तो गलत होगा ना उनके साथ। तो टोडरमल ने ये सब कुछ सर्च किया कि ऐसा है जिसके पास छोटा लैंड है, जो इतना ज्यादा क्रॉप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ से देंगे इतना सारा टैक्स? तो ये तो गलत है, इसके लिए कुछ सिस्टम लाना चाहिए। अब यहाँ पे हर एक लैंड को बहुत अच्छे से देखा गया और देखा कि इसको एक रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि जिसका ज्यादा लैंड है, जिसका बहुत बड़ा लैंड है, उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिसका छोटा सा लैंड है उसे थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर किसी के लैंड पे क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू लैंड के उनको टैक्स देना होगा। तो इस सिस्टम को बोला गया था जब्त सिस्टम। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब्त सिस्टम क्या है? तो ये एक रेवेन्यू सिस्टम है। रेवेन्यू यानी कि पैसा कलेक्ट करने का एक सिस्टम है, जो कि एरिया वाइज डिवाइड हुआ था। यहाँ से जो भी पैसा लिया जाता था वो क्रॉप के अकॉर्डिंग लिया जाता था। अगर क्रॉप अच्छी हो रही है तो ज्यादा टैक्स, अगर क्रॉप थोड़ी कम हो रही है, अच्छे से फसल नहीं हो रही है, तो उससे थोड़ा कम टैक्स लिया जाएगा। ये सिस्टम सभी एरिया पे अप्लाई किया गया, लेकिन गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं था इस सिस्टम को चलाना। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो मुगल्स के जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी करप्ट ऑफिसर थे, वो कैसे परेशान कर रहे हैं पीजेंट्स को, फार्मर को। कह रहे हैं पैसा दो, हमें नहीं पता, अपनी क्रॉप को ग्रो करो कैसे भी, हमें बस पैसा चाहिए तुमसे। और कैसे उनसे पैसे छीन रहे हैं। अब देखो क्या हुआ। अब मुगल्स ने तो जमींदार सिस्टम चला दिया। अब जमींदार और जो पीजेंट थे, फार्मर थे, वो दोनों मिलके मुगल पे ही अटैक कर दिया कि तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है ना बेटा, अब तुम लो, अब बताते हैं अच्छे से। तो मुगल्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था इन लोगों से लड़ना। बहुत ज्यादा रिवॉल्ट भी हुए थे एंड ऑफ 17th सेंचुरी में। अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर का एक क्लोज फ्रेंड था जो उसका दरबारी भी था, जिसका नाम था अब्बुल फैजल। तो उसने बोला अब्बुल फैजल से कि एक हमारे राज्य की एक हिस्ट्री लिख डालो। तो अब्बुल फैजल ने लिख डाली। उस बुक का नाम था अकबरनामा। वो 3 वॉल्यूम में थी। तो फर्स्ट वॉल्यूम में बताया गया कि जो अकबर के पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो कैसे रहा करते थे। और सेकंड वॉल्यूम में बताया कि अकबर का राज्य कैसे चलता था, उसने कितनी वॉर लड़ी और ये सारी चीजें। और थर्ड वॉल्यूम में बताया गया कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो इस जो थर्ड वॉल्यूम था ना, इस वॉल्यूम का नाम दिया गया आईने अकबरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आईने अकबरी एग्जाम में आ सकता है कि जो अकबर की थर्ड वॉल्यूम थी ना, उसका नाम क्या था। इस बुक की हेल्प से जो इंडिया के लोग थे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि इस बुक में सब कुछ लिखा था कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा था अकबर के टाइम का, क्रॉप कैसे होती थी, प्राइजेस कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते थे, कैसे वेजेस दिए जाते थे लोगों को। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो अकबर हैं वो और रिलीजन के लोगों के साथ कैसे बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं इबादत खाना में। इस बॉक्स में सुले कुल के बारे में बताया गया है, यानी यूनिवर्सल पीस। सबको शांति बना के रखनी चाहिए और सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए, सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो सुन्नी और सिया होते हैं उनको एक ही मॉस्क में प्रेयर करनी चाहिए, और जो क्रिश्चियन और ज्यूज होते हैं उनको एक ही चर्च में प्रे करनी चाहिए। तो सब लोग अगर एक मिलके रहेंगे तो शांति बनी रहेगी। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। एक लेडी थी मैरूनिशा, जिनकी शादी जहांगीर के साथ हुई थी और इनको बाद में नूरजहां बोला गया था। ये बहुत लॉयल और सपोर्टिव थी अपने राज्य के लिए, मोनार्क के लिए। तो इनका नाम एक सिल्वर के कॉइन पे भी लिखा गया था और एक ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर को बोला जाता था फरमान। उसमें नूरजहां के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा था कि ये बहुत अच्छी लेडी थी। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर कैसा था वो देखते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर तो इसकी बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। ऐसा कुछ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थी और कॉमर्शियल ट्रेड वगैरह भी बहुत अच्छा चलता था। लेकिन वही ट्रेवलर्स, वही इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, विजिटर बोलते हैं कि यहाँ पर पीजेंट के साथ बहुत गलत होता था। यहाँ पे बहुत गरीबी थी, लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। शाहजहां के टाइम पे तो जो हाईएस्ट रैंक वाले होते थे, हाईएस्ट पोजीशन वाले होते थे,
मनसबदार उनको ज्यादा पैसा दिया जाता था और बाकी लोगों को बहुत कम पैसा दिया जाता था। मतलब कि जो 5.6% होते थे ना, वो सिर्फ 61.5% पैसा ही ले पाते थे। यानी कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता था बहुत ज्यादा। मुगल एम्परर में जो मनसबदार होते थे उनको तो काफी अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते थे, जो फार्मर होते थे, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर फार्मर को बोला गया है, वो तो बेचारे बहुत गरीब होते थे, उनसे तो बहुत ज्यादा पैसा लूटा जाता था। तो जो अमीर होता था वो अमीर होता चले जाता था, जो गरीब होता था वो बेचारा परेशान ही हो जाता था। इस वजह से वहां के जितने भी पीजेंट थे, जितने भी फार्मर थे, उनको आया बहुत ज्यादा गुस्सा। फार्मर्स जो थे, पीजेंट जो थे, वो मुगल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। इसी वजह से मुगल एम्परर धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, खत्म होता चला गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हैदराबाद और अवध वाले एरिया में अपना कब्जा जमा रखा था, और दिल्ली में तो ये एम्परर थे ही। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो, मुझे भी तो पता लगे कौन है यहाँ पे जीनियस। And please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.